हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, जिससे कि मैं दृष्टि पब्लिकेशन से कवर कर रही हूँ। ये आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस इस समय आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारे वीडियोस को ज्वाइन कर रहे होंगे और जो भी आपके एजुकेशन ग्रुप में ऐड है जो कि ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए। वीडियो आपके लिए अगर यूज़फुल है तो उसको लाइक भी करिए, ताकि मुझे ये भी पता चले कि मैं जो चीज़ें डाल रही हूँ, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है, आप उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ। आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जा रही है दृष्टि पब्लिकेशन से, जितनी कि आपकी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी के मैं एमसीक्यूज़ भी लेकर के आऊँगी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित कारण क्या था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति, कौन कौन? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी। ये मुख्यतः 5 व्यक्ति हैं जिनका प्रमुख, ये जो पांचों व्यक्ति हैं ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए भारत में। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठा करके, भारत की जो परिस्थितियां थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, राजनीतिक अस्थिरता थी और दूरदर्शिता थी, तो इन भारत की इन परिस्थितियों का लाभ उठा करके इन लोगों ने ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली, वॉरेन हेस्टिंग ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की, वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान किया। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे बड़े युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों, राजनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों में विभक्त था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जाति और क्षेत्र तक ही सीमित रही। फलतः ब्रिटिश के विरुद्ध वे एकजुट होकर के बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सके। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई। वो 3 नीतियां थीं: लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति। तो ये 3 नीतियां अपनाई गई। लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन किस तरीके का, द्वैध शासन कैसे लागू हुआ? प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में हुई थी, प्लासी का युद्ध का जो परिणाम था वो बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वहीं लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठा करके कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई, इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कालांतर में बंगाल के नवाब निजामुद्दौला से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निजामत जो कि सूबेदारी थी वो भी प्राप्त हो गई थी। ध्यातव्य हो, दीवान और सूबेदार मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवानी से अभिप्राय भूमि कर वसूल करना और भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था, जबकि सूबेदारी या फिर निजामत का अभिप्राय आंतरिक सुरक्षा, शांति तथा सुव्यवस्थित न्याय और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना आदि होता था। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में रजा खां, बिहार में शेताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रही। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़ करके शेष समस्त कार्य पूर्ववत ही संपन्न करते रहे। तो इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, लेकिन नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए। वो अब स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि वो कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। द्वैध शासन स्थापित करने के क्या कारण थे?
बक्सर युद्ध जो कि 1764 में हुआ, बक्सर युद्ध की विजय के बाद कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाती, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने और अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, लेकिन अन्य विदेशी कंपनियां उसके इन अधिकारों को चुनौती देते हुए टैक्स देने से मना कर सकती थी। कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वो कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाज व परंपराओं से अनभिज्ञ थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की भी संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। द्वैध शासन से बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल पे जो प्रभाव पड़े वो सारे प्रभाव को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला उत्तरदायित्व का प्रभाव। द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष ये था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही होते थे। प्रशासन नवाब के अधिकार ही करते थे, लेकिन इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या फिर धन नहीं था। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। समस्त जो उत्तरदायित्व था वो नवाब पर आरोपित कर दिए गए। और अगला क्या कारण था? शोषण, कुप्रशासन और अराजकता। बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी। बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, लेकिन प्रशासन की ओर कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, लेकिन जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। इसके परिणामतः राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। कृषि का पतन। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूल का कार्य अधिकाधिक बोली लगने वाली व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम ये हुआ कि कर भार में वृद्धि हुई और वसूल भी कठोरता पूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह की कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। उद्योग धंधों का पतन किस प्रकार से हुआ? द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जो कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद और बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों और उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बदतर होती गई। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ काम करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों और शिल्पकारों के लिए काम करना अब लाभप्रद नहीं रह गया। वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर के कृषि मजदूर मात्र बनकर के रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लसतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। द्वैध शासन को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया 1772 में। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया। लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों में सक्रिय एवं सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था।
तो उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, लेकिन सहायक संधि को व्यावहारिक रूप वेलेस्ली ने ही दिया था। सहायक संधि को व्यावहारिक रूप वेलेस्ली ने ही दिया। सहायक संधि का अर्थ क्या है और इसका विकास कैसे हुआ? सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा के लिए आपसी समझौता करना, लेकिन तकनीकी अर्थों में और भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है और अब वह विवशता पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता है। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत 1798 से होती है, 1798 से। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली के द्वारा किया गया। विशिष्ट रूप से प्रवर्ती सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, जो कि 1798 में स्वीकार कर लिए, 1798 और 1800 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। सहायक संधि की विशेषता क्या है? वो देशी रियासत को संधि स्वीकार करेगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नकद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कंपनी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ? कंपनी के लिए सहायक संधि एक वरदान सिद्ध हुआ। सहायक संधि से कंपनी को बहुत सारे लाभ हुए। देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां नियुक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। और क्या लाभ हुए? सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई। इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों के द्वारा रची जाने वाली साजिशों को पूरी तरह से विफल करने में सफलता मिली। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ नहीं बना सकते थे। कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गई। इस संधि के द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गया, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। सहायक संधि का देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा? सहायक संधि प्रणाली जहां एक और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वहीं देशी राज्यों को इस प्रणाली ने अत्यधिक हानि पहुंचाई। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में कहें तो देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वो सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, उन्हें बेच करके सुरक्षा मोल ले ली। निशस्त्रीकरण एवं विदेशी नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देशी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बन करके रह गए एवं उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं था। फलतः रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं रहा। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए।
संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। फलतः प्रजा के विरोध के भय से अभी तक जो राजा उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देशी शासक विलासी और अकर्मण्य हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से हस्तशिल्प उद्योग के पतन में तेजी आई, क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के संरक्षक और खरीदार थे। लेकिन अब ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण वे संरक्षण देने में असक्षम हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि कमजोर हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। किसने नहीं किया था? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को अधिग्रहित करने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, विदेशियों को नियुक्ति करने का और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ हुए विवादों का समाधान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निश्चय ही ये प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा विष था। लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत की नीति के बारे में आगे हम जानेंगे। तो 1848 से 1856 का काल ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। वो बहुत ही सक्रिय शासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई, वो उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीतियों से अलग थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए, जिस प्रकार भी संभव हो सके। तो आगे हम व्यवगत नीति यानी जिसको हड़प नीति कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हड़प नीति का क्या अभिप्राय है? लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत, जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी भी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसको नहीं सौंपा जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ध्यातव्य हो, भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है। धर्म और परंपरा दोनों में ये अधिकार सदैव रहा है। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यवगत सिद्धांत को नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई और संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी में वे रियासतें थीं जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही, न ही वे कर देती थी, ना वो अधीन रही, ना वो कर देती थी। ऐसी रियासतों पर गोद लेने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। द्वितीय श्रेणी में वे रियासतें थीं जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, लेकिन अब वे अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए ये व्यवस्था की गई कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने के पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। और तीसरी श्रेणी में वे राज्य था जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, और ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। हड़प नीति का क्रियान्वयन। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य करके कुछ राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। सतारा को 1848 में डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु के पहले एक बालक गोद लिया था, लेकिन डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को ये कह करके अमान्य करार दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनर्स्थापित किया था। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया। मृत्यु से पहले वो कोई भी पुत्र गोद नहीं ले सकता था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संबलपुर को और उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया।
डलहौजी ने आगे इसी नीति के तहत बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में विलय कर दिया। हड़प नीति की समीक्षा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ और संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ, लेकिन डलहौजी के इस साम्राज्य विस्तार का नैतिक, न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल अपनी शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था। उसके पीछे कोई भी नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण था। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देश की प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। इसके परिणामतः डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी? तो ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई भी स्थायी नीति नहीं थी। हालांकि उन्होंने देश, काल और परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। वो 3 चरण हैं। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, 1765 से 1813। कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से ये शैशव काल था। अतः कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व और राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना था। उदाहरण स्वरूप बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मराठा आक्रमण का खतरा था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय अवध के मामले में हस्तक्षेप, रुहेल युद्ध, मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आदि अंग्रेजों की अहस्तक्षेप की नीति से विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ करके अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 3 नीतियों को अपनाया गया। इसकी दूसरी नीति थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः हेस्टिंग्स के आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार और युद्ध की नीति की शुरुआत की गई। इस काल में मूलतः सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई, जिसमें राज्य को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का तत्व प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित ना हो सके। इस काल में मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई और राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों को मिलाया गया था। डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसमें व्यवगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रमुख था। तीसरी नीति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि ये विद्रोह विलय और रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों की वफादारी और सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो एक ऐसी नीति अपनाई गई जिससे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया और कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार लौटा दिया गया। अब अंग्रेजों की नीति ये थी कि कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया और लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। किसने? लॉर्ड लिटन ने।
ब्रिटिश सर्वोत्ता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया और इस तरह से भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई। इस काल में अधीनस्थ के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर करके सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक तार, सड़कें, प्रेस तथा शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह से स्थगित हो गया और भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई। अगली नीति है समान संघ की नीति 1935 से 1947 तक। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था और राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। वैसे तो संघ अस्तित्व में नहीं आया, यद्यपि संघ अस्तित्व में नहीं आया। कालांतर में क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दी गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक कारण सबसे पहले जानते हैं। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रमुख था। वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राज्यों को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए क्रम है सतारा का विलय किया 1848 में, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, उसके बाद नागपुर, करौली, फिर अवध। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए जाने का क्रम है, स्थान है। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण था। रियासतों के विलय के अतिरिक्त नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है। डलहौजी ने 1855 में करौली को भी अपनी व्यवगत नीति के तरह विलय किया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, तो इसके फलतः इसे वापस लौटाना पड़ा था करौली को। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के रेजिडेंट स्लीमन से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेजों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में आउटरम को वहां पे रेजिडेंट बना करके भेजा गया और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय हुआ। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। किसको? हेनरी लॉरेंस को। ये तो थे राजनीतिक कारण। अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक कारण क्या रहा। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों की प्रशासनिक सेवाओं में शामिल नहीं होने दिया। भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल नहीं होने दिया और उच्च पदों पर भारतीयों को हटा करके ब्रिटिश लोगों को नियुक्त करते चले गए। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं के लिए अयोग्य मानते थे। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं के लिए अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर के भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीयों से उच्च और श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण था, दीर्घावधिक थी और खर्चीली थी। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो कि 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का एक कारण बना। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे।
इसके परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईर्ष्यायत की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे विद्रोह के? सांस्कृतिक सुधारों की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मान करके बदलाव करना, इससे समाज की रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। सांस्कृतिक सुधारों की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मान करके बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी जो वर्ग था वो ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। इसके बाद 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीति ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा व नरबलि प्रथा भी लगाई गई। रोग के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। इसके परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये तो सामाजिक और धार्मिक कारण थे। आर्थिक कारण क्या हुआ विद्रोह का? ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों यथा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर के शोषण किया गया। व्यापारी कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग व किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई और कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। विद्रोह के सैन्य कारण क्या हुए? सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतर सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों को जाना अंग्रेजी आदेश पर निर्भर हो गया। ये भारतीयों की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। ये सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। ध्यातव्य है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। 1857 विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले जो कारतूस थे उसके ऊपरी भागों को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में ये बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। कालांतर में ये बात सही साबित हुई कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में वुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझ करके ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने और उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। तो सैनिकों ने क्षुब्ध होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके बाद हुआ 1857 के विद्रोह की शुरुआत। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग के विरोध में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मार करके हत्या कर दी।
8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया है मंगल पांडे को। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविट थे। विद्रोह का विस्तार किस प्रकार से हुआ, किस किस जगह से हुआ? दिल्ली। विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करा करके दिल्ली की ओर कूच किया और 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित किया गया। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरह से हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को ये वचन देकर कि उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मार करके हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई। इसकी सूचना जीनत महल ने दी थी। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ। जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, महक परी के नाम से भी हजरत महल को जाना जाता है, हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। 1857 में विद्रोह की शुरुआत। उन्होंने अपने अल्प आयु पुत्र बिरजस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित कर दिया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबा करके लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया। तात्या टोपे के नेतृत्व में चीन हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हेवलॉक मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा गया। इसके बाद कानपुर। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसको धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ और मृत्यु ग्वालियर में हुआ, लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विरोध प्रारंभ हुआ। जून में झांसी में ह्यूरोज की सेना से पराजित होकर के ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे झांसी की रानी से जा करके मिले थे। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गुरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, लेकिन बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी गई। बिहार। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाला। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बनारस के विद्रोह की बात करें तो सामान्य जनता का विद्रोह कर्नल नील के द्वारा दमन हुआ और यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दे दिया गया। बनारस में
बरेली की बात करें तो बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दे दी गई। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। किसने? जयदयाल और हरदयाल ने। असम में विद्रोह की शुरुआत मनीराम दत्त ने किया था और अंतिम राजा के पोते कंदर्पेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। मनीराम को पकड़ करके कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा में संबलपुर के राजा राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया, सुरेंद्र साई को। इसके बाद ये एक चार्ट आप देख सकते हैं जिसमें कि 1857 का विद्रोह है। एक नज़र में इसको देख लेते हैं फटाफट से, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। ये विद्रोह का केंद्र है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे और ब्रिटिश दमनकर्ता जिन्होंने विद्रोह का दमन किया वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिल्ली में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां और दमनकर्ता जॉन निकोलसन और हटसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थी और दमनकर्ता हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल थे। कानपुर में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नाना साहब और तात्या टोपे थे, दमनकर्ता कैंपबेल। झांसी ग्वालियर में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे और दमनकर्ता जनरल ह्यूरोस था। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह थे कुंवर सिंह के बाद, और इसके दमनकर्ता थे मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे और कैंपबेल दमनकर्ता थे। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे और ब्रिटिश दमनकर्ता कर्नल नील था। बरेली में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान था और कैंपबेल ब्रिटिश दमनकर्ता था बरेली का। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया जिहाद का नारा और उसे जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे कि अजीम मुल्ला ने लिखा था। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि ये स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होने लगा। सती चौरा घाट की घटना एक बॉक्स में दिया हुआ है। सती चौरा घाट की घटना है ये। कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें धोखे से मार करके, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल थी, अपने नाम पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीर गति मिली, लेकिन नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। विद्रोह की असफलता का क्या कारण बना? 1857 की विद्रोह की असफलता कैसे हुआ? कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदारों और शिक्षित लोगों का साथ नहीं मिला। विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, लेकिन किसी ठोस योजना पर अमल न कर सके। सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे, तो पंजाब, गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का ना होना था। जॉन लॉरेंस तो ये कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारक माना जाता है। इस विद्रोह का महत्व क्या है? 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को ये आभास करा दिया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्र भावना भी होना आवश्यक है।
इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हुए। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला? स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही ये विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इस सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाना सुनिश्चित कर दिया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वादे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथ में सौंप दिया गया। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है? ये विद्रोह धर्मांशों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रिज, ये मत जो है ये LER और रिज का है कि ये जो विद्रोह था ये धर्मांशों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ये कथन है बेंजामिन डिज़रेली का। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ये ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये मत है RC मजूमदार का। ये पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ये मत है सीले का। जॉन लॉरेंस का मत है कि ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये TR होम्स ने कहा है। ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। VD सावरकर का ये मत है। ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम व W टेलर का मत है ये। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को हम जानेंगे। तो 1857 का से संबंधित जो पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक हैं VD सावरकर। द पीजेंट एंड द राज के लेखक हैं एरिक थॉमस स्टोक्स। इस बॉक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक हैं अशोक मेहता। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक हैं RC मजूमदार। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859, 1857 टू 1859 के लेखक हैं शशि भूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया जॉन विलियम काय इसके लेखक हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खां। द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस के लेखक हैं HP चट्टोपाध्याय और 1857 के लेखक हैं SN सेन। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी 1857 के विद्रोह से संबंधित और उसके लेखक थे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक की घटनाओं को डिस्कस करेंगे हम। कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनका पूर्ण नाम है AO ह्यूम का पूर्ण नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया।
इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। शुरुआत में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारी, नेता, वकील और पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अवकाश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से थे। 38 सदस्य थे बंबई प्रांत से। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बैनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। कब हुआ? 1886 में, 1886 में। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद, मत और सिद्धांत को जानते हैं हम। तो विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वो सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व यानी सेफ्टी वॉल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। कांग्रेस से संबंधित कुछ विशेष टिप्पणी यहाँ पे दी हुई है बॉक्स में। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये जो विशेष टिप्पणी है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है कि कांग्रेस के लोग जो थे वो पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद का टिप्पणी है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया या फिर योजनाबद्ध किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त का टिप्पणी है, अंग्रेज सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन का, वो जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका संख्या सूक्ष्म है। करजन का जो था कांग्रेस संबंधित टिप्पणी दिया है करजन ने, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अगली जो कांग्रेस के प्रति टिप्पणी है वो है बाल गंगाधर तिलक की, कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उससे बचा जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई ये नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श यानी अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम का त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण।
राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो था उदारवादी, अगर चरण की बात करें तो उदारवादी चरण था 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर के 1905 तक का जो उदारवादियों का वर्चस्व रहा था। शुरुआत में इस गठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक रहा था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे, आम जनता की आवाज नहीं बन पाई। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, WC बैनर्जी आदि प्रमुख थे। उदारवादियों की कार्यप्रणाली कैसी थी? उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुला करके प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित कराने के लिए उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इसके बाद 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों के राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादी की मांग पर सरकार के द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलवी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले आदि हुए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित कराने के लिए शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने और रमेश चंद्र दत्त यानी RC दत्त के द्वारा लिखी गई भारत की आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर में आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादियों की मांगें क्या क्या थी? प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीय कर और विधानसभाओं का विस्तार और चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग थी उदारवादियों की। न्यायिक अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारियों से पृथक किया जाए। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रह करके स्वशासन का दावा पेश किया गया। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग इत्यादि सारी उदारवादियों की मांगे थी। उदारवादियों की समस्याएं क्या थी? अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। पहला देशभक्ति एवं दूसरा राजभक्ति। उनकी देशभक्ति और राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली नहीं थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे। उदारवादी अंग्रेज की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे और उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्र हितों को ही प्राथमिकता देते हैं।
प्रार्थना, याचना के बाद भी उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़ करके कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्ति सहन करने को कोई भी तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो ये थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की भाषा नहीं समझते थे। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का ये दौर अधिक सफल नहीं रहा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह करके पुकारा है। किसने? डफरिन ने। इसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक रहा। राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण, इसमें उग्रवादी जो चरण था वो 1905 से 1919 तक रहा। 1905 से 1919 तक उदारवादी चरण था। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था, उभर करके सामने आया। इस गुट को गरम दल नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905 से 1906 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। लाल, बाल और पाल। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया। उग्रवादी को जन्म देने वाले कारण क्या थे? अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय और मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वो राजनीतिक आंदोलन का कोई भी दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। उनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार के द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आई, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आई, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बंगाल विभाजन आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। तत्कालीन राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव जैसे इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना, जापान के द्वारा रूस को पराजित करना, इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराज्यताएं मिथक टूट गया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन किया गया। 1903 में आयोजन हुआ जिसमें भारी व्यय किया गया। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके लंबे कारावास की सजा दिया जाने हुआ। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि। इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। विचारधारा और कार्य पद्धति की बात करते हैं। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। उनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इसी क्रम में तिलक ने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्र शिक्षा पर भी बल दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी।
दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्र शिक्षा योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्र शिक्षा परिषद बनवाई। इसी समय पंजाब का DAV आंदोलन भी तेजी से फैला। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए और विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। उग्रवादियों की सीमाएं। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिल गया। इसके बाद हुआ बंगाल विभाजन 1905 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो कि राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना का नष्ट करना था। ये विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। इसके बाद 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। कुछ स्रोतों में आपको 19 जुलाई 1905 मिलेगा। इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बढ़ गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिला करके एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल था। दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनाया। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां और स्वदेशी आंदोलन को जानते हैं। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बर पिल्लै, P. आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर अली आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर अली ने दिल्ली में और चिदम्बर पिल्लै, सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चार्लू व T.M. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व रखा। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूल, अदालत, उपाधि, सरकारी नौकरी आदि भी बहिष्कार किया गया। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जो कि बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में स्थापित किया गया। कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि P. मित्रा के नेतृत्व में स्थापित किया गया। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारिसाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन की उपाधि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला।
बंगाल साहित्य के लिए ये समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इस समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। कब बना? 1971 को बना। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। किसने की? प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला का पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकल कर के आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः ये आंदोलन किसानों व मुसलमानों की भागीदारी से वंचित रह गया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों और संस्थाओं का सहारा लिया गया, जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को अंग्रेज से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मुसलमान का एक नया प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के प्रति विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। वायसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के बाद पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के द्वारा बंगाल का विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इस संगठन की स्थापना मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए? मुसलमान में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना और मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना। इसके बाद 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। इसके बाद कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के उदारवादियों यानी नरम पंथियों और उग्रवादियों यानी गर्म पंथियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन करके विवाद को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्र शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद 1907 में होता है सूरत विभाजन। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर के फिर से विवाद शुरू हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ऐसा कुछ स्रोत में आपको मिलेगा कि वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की। सूरत विभाजन का दूसरा चरण बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे उदारवादी। वहीं उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। तीसरा चरण भारत में 1905 में आया, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर के था। तीसरा कारण भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर के था। उग्रवादियों ने इसका भी विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर के भी था, जहां पे उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो।
इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों में मतभेद उभर करके सामने आया और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के लिए एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। इसके बाद 1911 में होता है दिल्ली दरबार का आयोजन। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर के एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। इसी समय क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस, जो कि 23 दिसंबर 1912 को रचा गया था, वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया जिसमें हार्डिंग घायल हो गए। इस कार्य को रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद ने अंजाम दिया था। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस लगाया गया। इसी केस के तहत इनको फांसी दे दी गई। इसके बाद आगे हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को जानेंगे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों और विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए भारत को ब्रिटिश मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बर्लिन इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बर्लिन जो कि जर्मनी में था। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल यानी अफगानिस्तान के काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इसी पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस और जर्मनी ने मान्यता भी दी। गदर आंदोलन 1913 में हुआ। गदर पार्टी का 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदास पुरी, सोहन सिंह बाखना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद और भगवान सिंह आदि थे। गदर एक साप्ताहिक पत्रिका है। गदर इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ और आगे चल करके इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो कि रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से अलग थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया था। इसके बाद 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। कामागाटू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो कि सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के व्यापारी गुरदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर के दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठा करके वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया ताकि ये लोग वहां जाकर के स्वतंत्र व सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। कामागाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा सरकार ने फिर से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज से नीचे नहीं उतर सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, तटीय कमेटी का गठन हुआ जिन्होंने चंदा एकत्र करके यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे भारतीय भावना सिंह, बरकतुल्ला
रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटा मारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जहाज को सीधे ही कलकत्ता लाने का आदेश दिया। कामागाटा मारू जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र व स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद होता है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को बांट करके आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की और पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके महाराष्ट्र में मध्य प्रांत व बरार था। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में अड्यार, मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। तिलक में कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत थी। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर थे। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में ये आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बैनर्जी द्वारा एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता का ग्रहण किया जाना रहा। लीग के प्रभाव से बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्र शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यातव्य है कि आंदोलन में बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो कि मराठी भाषा में थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। इस आंदोलन की उपलब्धियों की बात करें तो आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया और सुधारवादियों के द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, और 1916 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफी हद तक होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का ये योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के पहले स्थानीय कमेटियों की महत्ता को प्रतिस्थापित किया। इसके पहले स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियां स्थापित की गई थी। होम रूलिंग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस की आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर के जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख दिया था। इसके बाद यहाँ पे कुछ लखनऊ समझौता के बारे में दिया गया है। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा।
पहली पहला उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना नाम दिया गया। कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र यानी 19 मेमोरेंडम में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ये निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947 तक की घटनाओं को करेंगे और इसके साथ ही आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।